सपने और कर्मों का धागा बना हम बुनते हैं अपनी सृष्टि। जितनी कौशल कला उतनी ही कौशल बनती है जिंदगी। धागों के कौशल ताने बाने ने रानीखेत की वादियों में एक सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। नाम है नीडल्स टू से मोर। जिसकी रचयिता हैं डॉक्टर माला श्रीकांत। चलिए सुनते हैं माला जी की कहानी, उन्हीं की जबानी। कहानी तो बहुत लंबी है और बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ जिंदगी बिताया है। फिलहाल इतना कह सकती हूँ कि 12 years ago आई शिफ्टेड फ्रॉम द सिटी टू रानीखेत, क्योंकि मुझे शहर में रहने का कोई मकसद नहीं था। मेरा कोई मकसद नहीं था। मेरी बेटियां बड़ी हो गई थी, उनका कॉलेज खत्म हो गया था, अपने अपने जॉब में लग गए थे और मुझे लगा कि अब अपनी जो जिंदगी है वो सुकून से जीना, अपने एक छोटा सा जगह हो का जहाँ की मैं बुनाई कर पाऊँ। बुनाई करना काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। मेरी मम्मी बहुत बढ़िया बुनती थी। उन्होंने मुझे बहुत कोशिश किया मुझे सिखाना, मगर मैं उल्टा और सीधा सीख के मैंने कहा कि मैं तो डॉक्टर बन रही वाली हूँ, मैं बुनाई कभी अपने ज़िंदगी में नहीं करूँगी, और मैंने छोड़ दिया इतने साल। उसके बाद जब मैं WHO के साथ काम कर रही थी उड़ीसा में, और मुझे रोज 8-10 घंटे जीप में बैठ के एक चुपचाप ड्राइवर के साथ 8-8 घंटे बिताना काफ़ी चैलेंजिंग लगता था, तो तब मैंने मफलर बनना शुरू किया। प्लेन सिंपल मफलर्स। मेरी बेटियां दोनों रानीखेत के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी और उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी आप ये मफलर बनाइए, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए, एक मेरे दुश्मन के लिए, एक मेरे क्लासमेट के लिए। इधर एक बहुत पुराना संस्था है उमंग, जिनके फाउंडर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप आके हमारे औरतों को थोड़ा बुनाई का सिखाइए। मैं उनके साथ 4 या 5 महीने जुड़ी थी और तभी मुझे पता चला कि जब पूरा एम्फसिस इज ऑन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, कि वो चाहे कैसे भी बुनाई करें, बस उनको थोड़ा पैसा मिल जाए, अगर वो एंगल होता है तो क्वालिटी कभी अच्छी नहीं हो पाती है। मैंने 5 महीने के बाद उनके साथ काम करना छोड़ दिया और मैं घर में इधर ही बैठ के धूप में बुनाई कर रही थी। एक बार ऐसे हुआ कि मैं रानीखेत एक्सप्रेस से रात को आ रही थी। When I got into the compartment, मेरे सामने एक बहुत स्मार्ट और बड़ी, क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी एक लेडीज बैठ के मेरी तरफ मुझे देख रही थी। मैं बुनाई कर रही थी, तो मैं उनको देख के सोच रही थी कि कभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट बन पाऊंगी, और वो मुझे देख के सोच रही थी कि ये कैसी बुनाई कर रही है। 10-15 मिनट के बाद हमारी बातें शुरू हो गई और वो कुसुम तिवारी जी हैं, जो एक कंपनी मूरा कलेक्टिव, उसकी फाउंडर हैं। उन्होंने अपना MBA किया हुआ है, वो पहाड़ की हैं और उनका एक मकसद था कि वो वापस पहाड़ों में कुछ करें, क्योंकि उनके पिताजी का वो लास्ट विश था। जब हमारी दोनों की ऐसे मुलाकात हुई ट्रेन में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको मदद करूंगी, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे पास ना कोई कैपिटल था, ना कोई आइडिया था कि कैसे मैं औरतों को सिखाऊंगी। बस मैं ये जानती थी कि मैं कैसे उनको नहीं सिखाऊंगी। इट हैड टू बी मोर अबाउट क्वालिटी, नॉट जस्ट मनी। सो कुसुम तिवारी हेल्प्ड मी फॉर 1 year विद हर। उनको इतना अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट का सब पता था, एंड शी वॉज ऑलरेडी हेडिंग सच अ सक्सेसफुल कंपनी। उनसे मैंने शी इज माई गॉड मदर, एंजल, भगवान, कुछ भी कहें, वो
कुसुम तिवारी जी हैं, और उन्होंने हमें 1 साल बहुत सपोर्ट किया। और हम जो भी बनाते थे उनके कंपनी में रिटेल होने के लिए देते थे। 1 साल के अंदर पता चल गया कि मूरा के जो कस्टमर्स हैं वो कभी हमारे मोटे मोटे बुनाई के कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि जो पश्मीना और सिल्क पहनते हैं वो सब दे ऑल वांट टू लुक स्लिम, और हैंड निट्स आर ऑलवेज बल्की। तो 1 साल के बाद मैंने उनसे कहा कि ये तो अगर आप हमारा सामान लेते रहें हमारी दोस्ती बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यू आर डूइंग अस अ फेवर, और ऐसे कभी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने उनको नमस्कार करके कहा कि आपने बहुत कर दिया, अब जो हमसे होगा हम करेंगे, मगर आपकी जो दोस्ती है या आपका जो गुड नेचर है उसका हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो उसके बाद तकरीबन 1 साल काफ़ी हम लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि सामान तो बन रहे थे मगर सेलिंग देम, मार्केटिंग देम इज सो इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं कि हम रास्ते में खड़े होके बेचें, अच्छी बुनाई थी, हम अच्छी तरह से उसको मार्केट करना चाहते थे। तो मेरा एक ब्लॉग था जिसमें मैं पहले लिखती थी नीडल्स टू से मोर, उसी से मैंने उधर एक ऑनलाइन शॉप शुरू किया, जहाँ से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। एट द सेम टाइम कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर, इधर उनकी जो कमांडेंट थे ब्रिगेडियर चहर, उनकी वाइफ ने हमें, शी इज़ अनदर एंजल, उन्होंने आके हमें इतना इनकरेजमेंट दिया। उनके हेल्प के साथ मेरा एक काउंटर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के शोरूम में उन्होंने खुलवा दिया, जहाँ से हमारी रेगुलर रिटेलिंग होती है। 10 साल पहले मैंने शुरुआत किया था 6 औरतों के साथ, और अब 6 से 25 औरतें हो गई हैं, और मैं 1 या 2 साल में 2 या 3 औरतों को ही बढ़ाती हूँ। मेरा कोई एक्सपेंशन का इतना मकसद नहीं है। फॉर मी द प्रिंसिपल इज क्वालिटी। अगर अच्छा क्वालिटी का काम होगा तो जो भी हम बनाएंगे वो हमेशा अच्छी तरह से मार्केट होगा और बिकेगा। जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, मैं इमीडिएटली उसका प्राइस बढ़ा देती हूँ। उससे जो है हमारा इनकम बढ़ता जाता है, मगर हम क्वांटिटी, हम ज़्यादा चीज़ बनाने का नहीं सोचते हैं। मैं औरतों को भी जब मुझे लगता है कि अगर मैं 1-2 और औरत रख लूँ और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके इनकम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, अच्छी बात ये है कि जब हमने शुरुआत किया था, हमारा जो ऊन आता था 3 किलो के छोटे छोटे पैकेट कुरियर से आते थे, 4 या 5 पैकेट आते थे, हम उसी से 1-2 महीना बुनाई कर लेते थे। अब भगवान की दया से एवरी ऑल्टरनेट मंथ एक ट्रक भर के 90 किलो 100 किलो ऊन आती है, और वो हम 2 या 3 महीने में ख़त्म कर देते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी हैव प्रोग्रेस्ड। इस खूबसूरत कहानी के कुछ और दिलचस्प पहलू अभी बाकी हैं। एक्चुअली हर महिला इज वर्दी ऑफ बीइंग अ स्टोरी। हर महिला में इतना दम है, इतना पोटेंशियल है, और मैं हर महिला से मैं इतनी सीख रही हूँ। आज भी 10 साल के बाद मैं उनको कम सिखा रही हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा सीख रही हूँ। अब जैसे दीपा, जिसको मैं अपनी राइट हैंड बोलती हूँ, उसने MA किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। उसके हस्बैंड, उनके घर वालों ने उसकी शादी कर दी, अब वो घर में ही बैठी थी। अब इधर आके उसने उसकी बेटी को स्कोलियोसिस, जो स्पाइनल कर्व खराब होता है, उसकी डायग्नोसिस हुई। ये दोनों ने मिलके उसको दिल्ली ले जाके उस लड़की का पूरा सही इलाज करा के, ऑपरेशन करा के, स्प्रिंट लगवा के, शी इज एन एब्सोल्युटली फाइन गर्ल नाउ, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स दे रही है। और वो हमेशा कहती है कि दीदी, हम रानीखेत छोड़ के कभी हल्द्वानी जाने में भी हमें दिक्कत होती थी,
आपने तो हमें इस काबिल बना दिया कि हम दिल्ली जाके उधर के बड़े फोर्टिस हॉस्पिटल में जाके हमने पूरा करवा के और हम वापस आ गए। एक मेरी और एक बहुत ही खास निटर है, ममता पांडे बोल के, जो यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर रहती है। उसके हस्बैंड लोकल स्कूल में टीचर थे। अब प्राइवेट स्कूल में उनको महीना में 3,000 रुपए मिलते थे। 3 बच्चे थे। उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने गांव से मुझे आके मुझसे मिले। किसी टैक्सी ड्राइवर ने उनको 100 रुपए दिए। दोनों मियाँ बीवी मेरे से मिलने आए और ममता उस दिन से आज तक बुनाई करती है। उसने अपना एक घर बनाया है, 3 गाय पाले हैं, बेटी को ऑप्टिशियन और ऑप्टिकल असिस्टेंट का कोर्स में डाला है, एक बेटे को कॉलेज में डाला है और अभी भी सुबह से शाम तक बुनाई कर करके अपने पूरे फैमिली को संभाल रही है। देवभूमि की अलौकिकता ने माला श्रीकांत के जीवन को छुआ और उन्हें इसका भरपूर एहसास भी है। मैं पहले वेदांता की पढ़ाई करती थी और भगवत गीता का के रेगुलर क्लासेस में भी जाती थी और हमारे एक जो टीचर थे उन्होंने हमें ये भी बताया कि रानीखेत का जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है, जो देवभूमि का जो कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज बेस्ट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। और ऐसे मैं एक इतने बड़े एक्सीडेंट से निकल आई हूँ जब किसी ने नहीं सोचा था कि मैं फिर से जी पाऊंगी, लीव अलोन आई बी एबल टू वॉक और आई बी एबल टू डू एनीथिंग। जब मैं पहले इधर आई थी, हर 1 महीना 2 महीना मुझे दिल्ली जाना पड़ता था मेरे पिताजी से मिलने। वापस आने के टाइम मेरे गाड़ी में दिल्ली से स्पेशल सब्जी, फ्रूट, कुछ सॉस, कुछ चीज, ये सब मैं गाड़ी में भर के लाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं रानीखेत में तो आई एम मिसिंग ऑल दिस। अब 10 साल हो गए हैं, मैं खाली गाड़ी लेके जाती हूँ और खाली गाड़ी लेके वापस आती हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए सब इधर मिलता है। ताजी सब्जी, फ्रेश एयर, लोगों का प्यार, सेफ्टी, सांस अच्छी तरह से ले पाती हूँ और किसी चीज की जरूरत ही क्या है, कुछ नहीं। सो आई एम परफेक्टली कंटेंट हियर। This is the quote, or this is the poem with which I live my life. The Most Dangerous by Pash, Avtar Singh Sandhu. Being looted of one's labor is not the worst thing, nor is police torture. Even betrayal out of greed and arrest without warning are not the most terrible. To be frightened into silence is bad, but not really dangerous. To be drowned in the noise of corruption, even when one knows one is right, is no doubt bad. Reading in the feeble light of a glowworm, going through life with a frown, are also no doubt bad, but they are not the worst. Most harmful to oneself is to reduce life to passivity, to lack intensity of desire, to bear everything, to become a creature of routine. Most dangerous of all is the death of our dreams.